वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है जीजा जी से शादी। क्या हुआ? कहाँ खो गई मंजरी? जब मृदुला ने पूछा तो मुझे ध्यान आया कि वह फ़ोन पर ही है। गोवा से तुम्हारे लिए क्या लाऊं, बता। हाँ, वहाँ काजू बहुत अच्छे मिलते हैं, वही ले आऊँगी। अरे कुछ नहीं, बस तू घूम के आ अच्छी तरह। काजू तो यहाँ भी मिल जाते हैं, वहाँ से ढोकर क्यों लाएगी? मैंने कहा, पर वह ज़िद पर अड़ गई कि नहीं, मैं बताऊँ कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे लेती आना, कहकर मैंने काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। नहीं तो वह और न जाने क्या क्या बोलकर मेरा दिमाग ख़राब करती। वह आए दिन मुझे फ़ोन करके कुछ न कुछ बताती रहती है। जैसे कि आज राजन ने उसे मॉल में शॉपिंग करवाने ले गया। आज अपने पति के साथ वह फिल्म देखने गई। मना करती रही, फिर भी राजन उसे होटल में खिलाने ले गया। आज राजन उसके लिए साड़ी लेकर आया। आज राजन उसके लिए झुमके लेकर आया। उफ, मेरे तो कान दुखने लगते हैं उसकी बातें सुन सुनकर। कभी कभी तो लगता है वह मुझे जलाने के लिए ऐसा करती है। वैसे अपनी शादी की हर सालगिरह मृदुला ऐसे ही किसी अच्छी जगह सेलिब्रेट करती है। कभी शिमला, कभी दार्जिलिंग, कभी सिंगापुर और इस बार गोवा। पर किशोर को एक बार भी नहीं लगता है कि हमें भी कभी किसी अच्छी जगह अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करनी चाहिए। बल्कि वे तो इन सब बातों को फिजूल खर्ची मानते हैं। कहते हैं कि ये सब ढकोसलेबाजी है। एकदम पुराने ख्यालात के इंसान है किशोर। और वहीं मृदुला के पति राजन उतने ही नए और रोमांटिक विचारों वाले इंसान हैं, एकदम मेरी तरह। मैं भी तो ज़िंदगी जीने में विश्वास रखती हूँ, ना कि झेलने में। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, होटलों में खाना, पार्टी करना, ढेर सारी शॉपिंग करना मुझे कितना अच्छा लगता है। मगर मेरे कंजूस पति ये सब मुझे करने दें तब ना। कभी कभी तो लगता है वही औरत सुखी है जो कमाती है। अपने पर खुलकर खर्च तो कर सकती है, लेकिन मृदुला कौन सा कमाती है, फिर भी जिंदगी का पूरा पूरा लुत्फ उठा रही है ना। अब उसका पति है ही इतना दिलदार। मेरे पति तो बस सादा जीवन उच्च विचार वाले इंसान हैं, एकदम बोरिंग। सोचा नहीं था कभी मेरा ऐसे इंसान से पाला पड़ेगा जो एकदम नीरस होगा, बात बात पर पैसा पैसा करते रहते हैं। अरे पैसा ही सब कुछ है क्या? जीवन की खुशियाँ कुछ नहीं। लोग कमाते किस लिए हैं? खर्च करने के लिए ही ना। मगर किशोर जैसे इंसान पैसे को अलमारी में सहेज कर उसे धूप दिन दिखाने में विश्वास रखते हैं, ताकि वे और फलता फूलता रहे। मगर उन्हें नहीं पता कि रखे रखे पैसे में भी दीमक लग जाती है। इंसान को एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना सुख मौज करके मरे। मगर ये बात उस मंद बुद्धि इंसान को कौन समझाए? आखिर क्यों? क्यों जो चीज़ जिसे मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलती? इसका उल्टा ही होता है। हमें एक चीज़ दे दी जाती है और कहा जाता है इसके साथ तुम्हें ज़िंदगी भर निभा करना होगा, चाहे हमें उस चीज़ से नफ़रत ही क्यों ना हो। हाँ, कभी कभी मुझे किशोर के आचरण से नफ़रत होने लगती है। लगता है किस गंवार के पल्ले बांध दी गई मैं, और वहाँ मृदुला रानी से जीवन जी रही है। सच, कभी कभी तो लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं, क्योंकि इस इंसान से निभाना मुश्किल लगने लगा है। लेकिन हम ऐसी जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि उससे मरते दम तक आज़ाद नहीं हो सकते। आज फिर मृदुला ने मुझे यह कहकर शौक दे दिया कि शादी की सालगिरह पर राजन ने उसे हीरे जड़ी अंगूठी दी। फिर बताने लगी कि वे कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या खरीदा, वगैरह वगैरह, जिसे सुन सुनकर किशोर के प्रति मेरा गुस्सा और बढ़ने लगा। मैं तो मना कर रही थी, पर यह है कि शॉपिंग पर शॉपिंग करवाए जा रहे हैं। और जानती है मंजरी, राजन तो कह रहे थे कि अगर तुम और जीजाजी भी हमारे साथ गोवा आते तो और मज़ा आता। सच में गोवा बहुत ही सुंदर जगह है। राजन ने तो मुझे जबरन छोटे छोटे कपड़े, कैप्री, जीन्स, टी शर्ट आदि भी खरीदवा दिए और कहा कि यही पहनूं, जब तक गोवा में रहे पहनने पड़े। क्या करती? मृदुला कहे जा रही थी और मेरे सीने में धुक धुक कर आग जल रही थी। अच्छा ठीक है मृदुला, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, खाना बनाना है ना, किशोर ऑफिस से आते ही होंगे। और बात ना करने के ख्याल से मैं बोली तो वे फिर कहने लगी, अरे सुनना मंजरी, मैं तो बताना ही भूल गई। वे तुम्हारे जीजाजी अपनी पसंद से तुम्हारे लिए साड़ी खरीद लाए हैं। कह रहे थे नीला रंग गोरी मंजरी पर खूब फबेगा। सही कह रहे थे। वैसे उन्होंने मेरे लिए भी उसी रंग की साड़ी खरीदी। कहने लगे
कि भले तुम सांवली हो पर मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। अच्छा चल, मैं किसी रोज़ आती हूँ तुम्हारा उपहार लेकर। समझ में नहीं आया कि मंजरी क्या बके जा रही है। लगा बोलना कुछ और चाह रही थी, बोल कुछ और रही है। ठीक है मृदुला, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और बेमन से खाना बनाने लगी। न तो आज मेरा खाना बनाने का मन था और ना ही कोई और काम करने का। मूड एकदम ऑफ हो गया था। तभी किशोर का फ़ोन आया। कहने लगे कि आज उनका ऑफिस में ही खाना है तो मैं खा लूँ, उनकी राह ना देखूँ। अच्छा है, वैसे भी मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, अतः बच्चों को मैगी बनाकर खिला दी और खुद टीवी खोलकर बैठ गई। लेकिन आज मुझे वह भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगा आज मृदुला की जगह मैं हो सकती थी, मगर माँ ने ऐसा नहीं होने दिया। याद है जब लड़के वाले मृदुला को देखने आने वाले थे तब माँ ने मुझे पड़ोसी के घर भेज दिया ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी लड़के वाले मुझे ही न पसंद कर लें। क्योंकि मृदुला मुझसे 1 मिनट बड़ी है इसलिए ब्याह भी पहले उसी का ही हुआ था। मगर एक साधारण नैननक्श और सांवली लड़की को इतना अच्छा पति मिल सकता है ये किसी ने नहीं सोचा था। मुझे लगा था जब मृदुला को इतना सुंदर राजकुमार जैसा पति मिल सकता है तो फिर मुझे क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो उससे लाख गुना सुंदर हूँ। लेकिन मेरा सपना तब ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर बिखर गया जब पहली बार मैंने किशोर को देखा। जैसा नाम वैसा रूप, एकदम काला कलूटा। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी। याद है मुझे मृदुला को देखकर मोहल्ले की औरतें कहती थीं कि मंजरी के ब्याह में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर उस कलूटी को कौन पसंद करेगा। खान से निकले हीरे और कोयले से लोग हमारी तुलना करते थे। जाहिर था मैं हीरा थी और वह कोयला। जैसे जैसे हम बड़ी होती गईं यह भावना भी मेरे अंदर पनपती गई कि मैं मृदुला से सुंदर हूँ। मेरी बातों से वह आहत भी हो जाती कभी कभी, पर फिर सब कुछ भुलाकर एक बड़ी बहन की तरह मुझे प्यार करने लगती। एक बात थी, छल प्रपंच और ईर्ष्या नाम की चीज़ नहीं थी उसमें। एकदम दिल की साफ थी वह। जहाँ मैं छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाकर माँ को सुनाती, वहीं वह बड़ी बात भी माँ से छिपा जाती ताकि उन्हें दुख ना हो। शायद इसीलिए उसे इतना कुछ मिला जीवन में। शादी के बाद जहाँ वह जीवन के सब रस चख रही थी वहीं मैं हर चीज़ के लिए तरस रही थी। शुरू शुरू में तो किशोर का व्यवहार मुझे समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सिर्फ रंग रूप से ही नहीं बल्कि चाल व्यवहार से भी उदासीन इंसान है ये। उस रोज़ सुबह सुबह ही माँ का फ़ोन आया। घबराते हुए बोली, तुम्हारी मृदुला से कोई बात हुई है? फ़ोन आया था उसका क्या? नहीं तो माँ, पर क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने पूछा तो माँ भर्राए कंठ से कहने लगी, कल से मैं मृदुला को फ़ोन लगा रही पर बंद ही आ रहा है। अरे तो जीजाजी को लगा लो, वे भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है फिर दोनों कहीं घूमने निकल गए होंगे, जाते तो रहते हैं हमेशा। यह बात मैंने ईर्ष्या से भरकर कही। अच्छा आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ फ़ोन लगाकर। सच में मृदुला का फ़ोन बंद आ रहा था और राजन का भी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? माँ की घबराहट देखकर मैंने उसके घर जाने का मन बना लिया। माँ मैं उसके घर जाकर देखती हूँ, आप चिंता मत करो। लेकिन अब मुझे भी घबराहट होने लगी थी क्योंकि फिर मैंने उसे कई बार फ़ोन लगाया पर बंद ही मिलता। किशोर को जब मैंने सारी बात बताई तो कहने लगे कि मैं चिंता ना करूं, चलकर देखते हैं। पर आपका ऑफिस? जब मैंने पूछा तो किशोर बोले कि वे मुझे मृदुला के घर छोड़कर उधर से ही ऑफिस निकल जाएंगे और आते वक्त लेते आएंगे। हाँ यह सही रहेगा, मैं बोली। वहाँ पहुँचने पर जो मैंने देखा उसे देख स्तब्ध रह गई। मृदुला बिस्तर पर पड़ी करहा रही थी और उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। चेहरा भी नीला पड़ गया था। बहन को इस हालत में देखकर मेरी आंखें भर आईं। मृदुला ये सब क्या हुआ, ये चोटें कैसी आईं और राजन जीजाजी कहाँ हैं? मैंने पूछा। वह रो पड़ी। फिर जो बताया उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने रोते रोते बताया, अगर मेरा पति बदसूरत होता, गरीब होता, लेकिन अगर वह मुझे प्यार करता तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशहाल औरत समझती। मगर राजन का सुंदर होना मेरे लिए अभिशाप बन गया। रोज़ नई नई लड़कियों के साथ रातें बीतती हैं, उन पर दिल खोलकर पैसे लुटाते हैं। कभी कभी तो लड़की को घर भी ले आते हैं और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो उसके सामने ही मुझ पर थप्पड़ बरसाने लगते हैं। वह तो अच्छा है कि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, नहीं तो उन पर क्या असर पड़ता राजन की हरकतों का। जब से ब्याह हुआ है
एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राजन ने मेरे रंग रूप को लेकर ताने न कसे हों। कहते हैं उन्हें तो गोरी लड़की चाहिए थी, कैसी काली कलूटी उनके मत्थे मर दी गई। जानती है मंजरी, हमारा फोटो देखकर राजन को लगा था उनकी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दी थी। लेकिन जब पत्नी के रूप में मुझे देखा तो आग बबूला हो गए। पति पत्नी के बीच की बात है, यह सोचकर अब परिवार वालों ने भी मेरा पक्ष लेना छोड़ दिया, लेकिन समाज में अपनी इज्जत के डर के कारण वे मुझे ढो रहे हैं। कहने को तो मैं उनके साथ गोवा मलेशिया घूमती हूँ, पर वहाँ होती तो उनके साथ उनकी माशूका ही है। मैं तो बस पिछली सीट पर बैठकर तमाशा देखती हूँ। राजन के जो सारे दोष आज तक दबे ढके थे, उन सभी को मृदुला एक एक कर मेरे सामने खोलने लगी। आज तक मैं किशोर को संकीर्ण विचारों वाला और ख़राब इंसान समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि किशोर कितने अच्छे और सच्चे इंसान हैं। एक लंबी सांस छोड़ते हुए फिर मृदुला कहने लगी, जरा भी चिंता नहीं है उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की। मौज मस्ती में सारे पैसे लुटा रहे हैं। 2 महीनों से मकान का किराया बाकी है। मकान मालिक झिड़क जाता है, कहता है कि आपका मुंह देखकर चुप रह जाता हूँ। बहन मानता है वह मुझे, लेकिन घोड़ा कब तक घास से दोस्ती कर सकता है मंजरी। अगर मकान मालिक ने निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। सही कहती हूँ, तुम्हारे पति के पैर की धोवन भी नहीं है राजन। वे तुम सबके लिए कितना सोचते हैं, देखती नहीं क्या मैं। एकदम सीधे सच्चे इंसान। विश्वास नहीं हो रहा था कि मृदुला जो कह रही है वह सच है। जिस इंसान के लिए मेरे दिल में ढेरों सम्मान था, वह एक पल में खत्म हो गया। कितना अच्छा इंसान समझती थी मैं राजन को। सोचने लगी थी कि काश इससे मेरा ब्याह हो गया होता तो मैं कितनी सुखी होती, लेकिन मैं कितनी गलत थी। खुद को कोसती रहती थी, यह कहकर कि क्यों मेरा किशोर जैसे इंसान से पाला पड़ा। मगर आज उसी किशोर पर मुझे नाज हो रहा है। दिखाते नहीं, पर मुझे प्यार बहुत करते हैं, यह मुझे अब समझ आया। लेकिन तुम ये सब क्यों सहती रही अकेली, बताया क्यों नहीं हमें, मैंने पूछा। तो क्या करती और क्या बताती तुम सबसे। क्या हालत बदल देते तुम सब। तुम्हें हमेशा लगता था ना मंजरी कि मैं बहुत सुखी हूँ। तेरे इसी भ्रम को मैं जिंदा रखना चाहती थी, दिखाना चाहती थी उन लोगों को जो कहते थे इस कलूटी को कौन पूछेगा। झूठा ही सही, पर लोग तो सही मान रहे हैं ना कि मैं बहुत सुखी हूँ और मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। माँ पापा भी खुश हैं तो रहने दो। मैं अपना दुख सुनाकर उन्हें जीते जी मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहती, इसलिए तो जो जैसा चल रहा है चलने दे। तू ये बात कभी अपने मुंह से मत निकालना, वरना तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अब जब उसने इतनी बड़ी धमकी दे दी तो फिर कैसे किसी से मैं कुछ कहती। लेकिन लगा क्या सोचती रही थी मैं मृदुला के बारे में, और क्या निकला। शाम को किशोर आकर मुझे ले गए। रात भर मैं मृदुला के बारे में ही सोच सोच कर रोती रही। मेरा सूजा चेहरा देखकर किशोर को यही लगा कि मैं मृदुला की तबीयत को लेकर परेशान हूँ, पर बात तो उससे भी बढ़कर थी, पर बता नहीं सकती थी किसी को। सुबह उठकर रोज़ की तरह मैंने एक तरफ चाय और दूसरी तरफ सब्जी बनाने को कढ़ाई चढ़ाई ही थी कि पीछे से किशोर ने मुझे अपनी बाहों में घेर लिया और पूछा, क्या बना रही हो। नाश्ता, और क्या, मैंने कहा। मत बनाओ। पर क्यों, मैंने प्रश्नवाचक नज़रों से देखा। ये कहने लगे, आज छुट्टी ली है, केसरी फिल्म देखने चलेंगे। ज़्यादा बातें ना बनाओ, कल तक तो तुम्हें फिल्में अच्छी नहीं लगती थी, फिर आज कैसे। वे मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोले, तुम्हें अच्छी लगती है ना अक्षय कुमार की फिल्में, और मुझे तुम। मुस्कुराते हुए किशोर बोले। मगर मैं मुंह बनाते हुए बोली, अगर छुट्टी ले रखी थी तो पहले बता देते, जरा देर और सो लेती, बेकार में जल्दी उठना पड़ा। अच्छा छोड़ो ये सब, यह बताओ हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है, कहाँ चलना है सेलिब्रेट करने। किशोर ने पूछा। मतलब कि गोवा चलें। मेरे गाल पर चुम्बन देते हुए किशोर बोले तो मेरा मन गुदगुदा गया। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं फजूल खर्ची करने की, गांव चलेंगे, माँ पिता का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। कहकर मैं अपनी भी चाय लेकर बालकनी में आ गई और चुस्कियाँ लेने लगी। पहले कभी सुबह इतनी सुहानी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। सोचने लगी, सब कुछ तो है मेरे पास, प्यार करने वाला पति, 2 प्यारे प्यारे बच्चे, अपना घर, ज़रूरत के सारे सुख, तो फिर किस मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी मैं। देखा तो किशोर मुझे ही निहार रहे थे। जब मेरी नज़रें उनसे मिली तो वे मुस्कुरा पड़े, और मैं भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ।
तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।